हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हमने जैसे आर्द्रता की 3 विधियों के बारे में पढ़ा था, निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता और विशिष्ट आर्द्रता। अब निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता में अंतर है, वो जान लेना जरूरी है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो होता है। अब देखो, निरपेक्ष आर्द्रता यह वायु के एक दिए गए आयतन में कि वायु का एक जो निश्चित यानी फिक्स जो वॉल्यूम होता है, निश्चित ताप पर उपस्थित जलवाष्प की वास्तविक मात्रा होती है कि एक निश्चित आयतन पर एक निश्चित ताप पर जो जलवाष्प उपस्थित होते हैं उसकी एक निश्चित मात्रा है वो होती है। अब आता है सापेक्ष आर्द्रता। यह वायु के एक दिए गए आयतन में कि यह वायु के एक दिए गए आयतन में निश्चित ताप पर जलवाष्प की उपस्थित मात्रा यानी निश्चित टेम्परेचर पर वाटर वेपर्स की प्रेजेंट क्वांटिटी तथा वायु द्वारा अधिकतम जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता का अनुपात होती है कि वायु कितना जलवाष्प है वो ग्रहण कर सकती है, यानी उसकी कितनी कैपेसिटी है, वो रेशियो होती है। तापमान के घटने बढ़ने से निरपेक्ष आर्द्रता में कोई फर्क नहीं पड़ता कि टेम्परेचर कम हो या ज्यादा हो, उससे निरपेक्ष जो आर्द्रता है उसमें कोई अंतर है वो नहीं आता। तापमान और जलवाष्प की मात्रा घटने बढ़ने से सापेक्ष आर्द्रता भी घटती बढ़ती है क्योंकि वायु फैलती है और सिकुड़ती है। तो जैसे ही टेम्परेचर और जलवाष्प की मात्रा घटती बढ़ती है, सापेक्ष आर्द्रता पर भी उसका असर है वो पड़ता है। फिर उसके बाद है निरपेक्ष आर्द्रता को ग्राम प्रति घन मीटर द्वारा व्यक्त किया जाता है कि जो निरपेक्ष आर्द्रता है उसको ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। इसके विपरीत सापेक्ष आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। इससे यह पता नहीं चल पाता, यानी निरपेक्ष आर्द्रता से यह पता नहीं चल पाता कि वायु को संतृप्त होने में जलवाष्प की कितनी मात्रा की जरूरत है। कि अब निरपेक्ष आर्द्रता से यह पता नहीं चल पाता कि वायु को संतृप्त होने में कितने जलवाष्प की मात्रा चाहिए कि वो वायु संतृप्त हो जाए। ठीक है, यह वायु में आर्द्रता के स्तर और संतृप्तता का पता लगाने की अत्यंत उपयोगी विधि है। इन जो सापेक्ष आर्द्रता है वह वायु में आर्द्रता और संतृप्तता का पता लगाने की अत्यंत उपयोगी विधि है। अब क्या होती है संतृप्त वायु? जब किसी तापमान पर वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता, यानी जब किसी भी टेम्परेचर पर, टेम्परेचर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री या 25 डिग्री सेल्सियस कुछ भी हो सकता है, कि जब किसी तापमान पर वायु में वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी और उसकी निरपेक्ष आर्द्रता बराबर हो और उसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो बराबर हो तो वायु संतृप्त हो जाती है। संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है और जो संतृप्त वायु होती है उसकी जो सापेक्ष आर्द्रता है वो 100% होती है। अब नेक्स्ट आता है कि इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण। जल के तरलावस्था अथवा ठोसावस्था से गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण है कहा जाता है। यानी जल के तरल अवस्था से यानी लिक्विड शेप से या सॉलिड शेप से गैसेज शेप में चेंज होने की जो प्रोसेस है उसको इवेपोरेशन है वो कहा जाता है। 1 ग्राम जल यानी 1 ग्राम यानी 1 ग्राम वाटर को वाष्प या गैस में परिवर्तित करने के लिए, यानी 1 ग्राम जल को वाष्प में या उसको गैस में परिवर्तित करने के लिए उष्मा के रूप में 607 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी 1 ग्राम जल को वाष्प में या गैस में परिवर्तित करने के लिए उष्मा के 607 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता है वो होती है। इस ऊर्जा की पूर्ति वाष्पन सतह यानी इस ऊर्जा की जो पूर्ति है वो वाष्पन सतह यानी इवेपोरेटिंग सरफेस द्वारा की जाती है। इवेपोरेटिंग सरफेस द्वारा की जाती है।
जो उष्मा के ह्रास हो जाने के परिणाम स्वरूप कुछ ठंडी हो जाती है। यानी जो ये इवेपोरेटिंग सरफेस है, ये उष्मा के ह्रास हो जाने के परिणाम से, ह्रास मीन्स उसके लॉस हो जाने के परिणाम स्वरूप कुछ ठंडी है वो हो जाती है, यानी कोल्ड है वो हो जाती है। यह ऊर्जा वास्तव में सौरिक ऊर्जा का ही परिवर्तित रूप है, और यह जो ऊर्जा है वो वास्तव में जो सौरिक ऊर्जा यानी सूर्य की जो ऊर्जा है उसी का यह परिवर्तित यानी चेंज वाला जो रूप है, यानी उसी का यह बदला हुआ रूप है। वाष्पन के दौरान यह ऊर्जा गैस रूपी जलवाष्प को गर्म नहीं करती, बल्कि केवल जल को तरलावस्था से गैसावस्था में बदलने के लिए प्रयुक्त होती है। इसे गुप्त ऊष्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह ऊर्जा थर्मामीटर पर दिखाई नहीं देती, और इसको लेटेंट हीट है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो एनर्जी है वो थर्मामीटर के ऊपर शो नहीं होती। थर्मामीटर पर शो नहीं होने के कारण इसको गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट है वो कहा जाता है। गुप्त रहकर कार्य करती है। जो ऊर्जा जल को गैस बनाने में प्रयुक्त होती है वही ऊर्जा जलवाष्प के संघनित होकर जल में परिवर्तित होते समय मुक्त होती है। यानी जो ऊर्जा जलवाष्प के संघनित होकर, जो ऊर्जा जलवाष्प के कंडेंसेशन होकर जल बनाने में प्रयुक्त होती है वही उष्मा संघनन बनने के बाद जो मुक्त होती है उसी को लेटेंट हीट है वो कहा जाता है। जो मौसम के विक्षोभ और प्रचंडता लाती है ऐसी ऊर्जा को संघनन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जो मौसम में विक्षोभ और प्रचंडता है वो लाती है, और ऐसी ही एनर्जी को या ऊष्मा को संघनन की गुप्त ऊष्मा है वो कहा जाता है। अब आता है कि वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन से हैं, कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वाष्पीकरण की दर को इफेक्टेड करते हैं या प्रभावित करते हैं। उससे पहला आता है कि स्वच्छ आकाश वाष्पीकरण की गति को बढ़ा देता है, कि जब आसमान साफ होता है तो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी अर्थ सरफेस पर आती हैं, वाटर सरफेस के ऊपर या महासागरों के ऊपर गिरती हैं, और वाष्पीकरण की जो गति है वो तेज होती है। प्राय हम देखते हैं कि जून के महीने में आसमान साफ रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधी आती हैं और वाष्पीकरण की दर है वो अधिक होती है। इसलिए क्या होता है कि जून के महीने में प्राय झीलों में, तालाबों में जो पानी की मात्रा है वो कम हो जाती है, क्योंकि वहां पर वाष्पीकरण है वो ज्यादा होता है। दूसरा, शुष्क वायु जलवाष्प का अधिक शोषण कर पाती है, यानी जो ड्राई एयर होती है उसमें वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है। यानी जून के महीने में जो शुष्क वायु होती है, ड्राई एयर, वो वाटर वेपर्स को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है कंपेयर टू विंटर सीजन। जो सर्दियों की जो हवाएं होती हैं वहां पर मॉइस्चर होता है। और अब हम बात करें प्रेजेंट टाइम की, अब अगस्त और जुलाई में या अब सितंबर में, अब क्या है कि मॉइस्चर है, हवा में नमी ज्यादा है, तब वो वाटर वेपर्स करने, उसमें ऑलरेडी पहले ही इतनी नमी है कि वो ज्यादा वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब है वो नहीं कर पाती। और जैसे मैंने आपको बताया था कि वायु में अधिकतम जो वाटर वेपर्स हैं, जलवाष्प हैं, वो 4% हो सकते हैं, 4% से अधिक वाटर वेपर्स हैं वो नहीं हो सकते। पवन की गति जितनी तेज होगी वाष्पीकरण उतना अधिक होगा। अच्छा, क्या होता है कि पवन की स्पीड जितनी ज्यादा होगी, यानी हवा जितनी तेज गति से चलेगी वाष्पीकरण की दर भी उतनी ही तेज गति से होगी। अगर हवा की स्पीड स्लो स्पीड से चल रही है तो वाष्पीकरण की जो स्पीड है वो स्लो होती है। इसलिए हम देखते हैं कि मई जून के महीने में अगर आपने कहीं पानी भरा हुआ है खेतों में या कहीं पर बाहर इधर उधर जहां पर भी पानी भरा हुआ है, उन दिनों में क्या होता है कि ड्राई एयर प्लस उसकी स्पीड है वो तेज होती है, तो पानी है वो जल्दी सोख जाता है क्योंकि उसकी वाष्पीकरण की जो स्पीड है वो तेज हो जाती है। जल क्षेत्र के अधिक विस्तृत होने पर भी वाष्पीकरण की मात्रा में वृद्धि होती है। अब क्या है कि वाष्पीकरण कहाँ होगा? जहां जलीय क्षेत्र का विस्तार अधिक होगा। अब सरफेस का विस्तार होगा तो वाष्पीकरण कहाँ होगा? कि जलीय क्षेत्र का विस्तार ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण की गति भी तेज होगी। अगर जलीय क्षेत्र का विस्तार कम होगा तो वाष्पीकरण की गति है वो भी कम होगी, क्योंकि वाटर ही तो वाटर वेपर्स में चेंज होता है।
ऊंचा तापमान वाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है, कि जो हाई टेम्परेचर है इवेपोरेटिंग जो रेट है उसको इंक्रीज करता है, जबकि निम्न तापमान यानी लो टेम्परेचर इवेपोरेटिंग रेट को कम करता है, यानी नीचा तापमान वाष्पीकरण की दर को कम करता है। ताप की अधिकता के कारण ही दिन में सर्दियों की अपेक्षा गर्मी में वाष्पीकरण अधिक होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि दिन के तापमान के कारण ही सर्दियों में दिन का टेम्परेचर है वो कम होता है, गर्मियों में दिन का टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है। तो गर्मियों में दिन का टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण जो वाष्पीकरण की दर है वो ज्यादा होती है। अब देखो वाष्पीकरण और संघनन दोनों में डिफरेंस है वो जान लेना जरूरी होता है कि वाष्पीकरण क्या है और कंडेंसेशन है वो क्या होता है। इवेपोरेटिंग एंड कंडेंसेशन प्रोसेस, डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेटिंग एंड कंडेंसेशन। वाष्पीकरण में जल का तरल अथवा ठोसा अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है, कि वाष्पीकरण में जल का ठोसा अवस्था या तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में यानी गैसीय शेप में है वो चेंज होता है। और कंडेंसेशन यानी द्रवीकरण में जलवाष्प तरल अवस्था अथवा ठोसा अवस्था में परिवर्तित होता है, यानी इसमें अपोजिट होता है कि कंडेंसेशन में वाटर है वो सॉलिड शेप या लिक्विड शेप में चेंज होता है, यानी ठोसा अवस्था या तरल अवस्था में परिवर्तित है वो होता है। वाष्पीकरण में ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी वाष्पीकरण में ऊर्जा है वो खर्च होती है, ठीक है। और कंडेंसेशन या संघनन में ऊर्जा मुक्त होती है, और इसमें कंडेंसेशन या द्रवीकरण में जो ऊर्जा है वो रिलीज होती है, यानी ऊर्जा है वो मुक्त होती है। नेक्स्ट आता है कि एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज, की एडियाबेटिक टेम्परेचर चाहे रुद्धोष्म ताप ह्रास दर। जब किसी भी कारण से यानी एनी रीजन, ठीक है, किसी भी कारण से वायु ऊपर को उठती है या गर्म होकर या किसी भी कारण से वायु ऊपर को उठती है, तो वहां कम वायुमंडलीय भार के कारण, कि वहां पर लो एयर प्रेशर के कारण, वायुमंडलीय भार के कारण वायु फैलती है। ऊपर की तरफ उठती हुई वायु गर्म होकर ऊपर फैलती है, ऊपर की तरफ उठती है और वायु फैलती है, क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय भार है वो कम होता है। इससे वायु का आयतन बढ़ जाता है और वायु का जो वॉल्यूम होता है, फैलने से वायु का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। परिणाम स्वरूप हवा के प्रति इकाई और परिणाम स्वरूप जो एयर होता है उसकी पर यूनिट आयतन में उपलब्ध ऊष्मा घट जाती है, क्योंकि हवा है वो फैल जाती है, फैलने से उसकी पर यूनिट में जो ऊष्मा होती है, जो एनर्जी होती है वो घट जाती है और तापमान कम हो जाता है और उसका जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। ठीक इसके विपरीत और ठीक इसके अपोजिट नीचे उतरती हुई वायु का तापमान बढ़ जाता है, और जो वायु नीचे उतरती है, क्योंकि नीचे वही वायु उतरेगी जो भारी होगी, और जो वायु नीचे उतरेगी भार के कारण उस वायुमंडलीय भार उसके ऊपर ज्यादा होता है, भार ज्यादा होने के कारण वो वायु नीचे उतरती है, नीचे उतरने के कारण उसका जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। हवा के तापमान में होने वाला ऐसा परिवर्तन, यानी हवा के तापमान में होने वाला ऐसा परिवर्तन जो बाहर से उष्मा के घटाने या बढ़ाने से नहीं, यानी बाहर से आउटर फैक्टर से उष्मा के इंक्रीज या डिक्रीज करने से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक क्रिया से होता हो, बल्कि अपनी आंतरिक क्रिया से होता हो, वह रुद्धोष्म परिवर्तन कहलाता है, यानी एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज है वो कहलाता है। अब देखो रुद्धोष्म, रुद्रमित रुकी हुई प्लस उष्मा, ठीक है, रुद्धोष्म यानी रुकी हुई उष्मा अर्थात ऐसी उष्मा जो वायु के फैलने के बाद भी बनी रहे, रुकी रहे, जिसका ह्रास ना हो, कि ऐसी उष्मा जो वायु के फैलने के बाद भी रुकी रहे, बनी रहे और उस उष्मा का ह्रास ना हो यानी नुकसान ना हो, उसको रुद्धोष्म एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज है वो कहा जाता है। ऊपर उठती हवा में तापमान के गिरावट की दर हवा में मौजूद आर्द्रता की मात्रा पर निर्भर करती है, कि हवा में मौजूद आर्द्रता की जो मात्रा है वो कितनी है, वह इस बात के ऊपर डिपेंड करती है संतृप्त वायु की अपेक्षा असंतृप्त वायु में ऊंचाई के साथ तापमान गिरने की दर लगभग दोगुनी होती है। यानी संतृप्त वायु की अपेक्षा जो असंतृप्त वायु होती है उसमें ऊंचाई के साथ तापमान गिरने की जो दर है वो लगभग ट्वाइस होती है, यानी डबल है वो होती है। अब फर्स्ट है इसमें आर्द्र रुद्धोष्म ह्रास दर,
यानी वेट और सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट। उठती हुई संतृप्त वायु में तापमान परिवर्तन की दर 100 मीटर पर, यानी तापमान परिवर्तन की दर 100 मीटर पर 0.5 डिग्री सेल्सियस या 1000 मीटर पर 5 डिग्री सेल्सियस है, वो होती है। इसे आदर रुदोषम दर यानी वेट एडियाबैटिक रेट या मंदित रुदोषम दर रिट्रेटेड एडियाबैटिक रेट कहा जाता है। अब इसके बाद आता है शुष्क रुदोषम ह्रास दर, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। असंतृप्त या शुष्क वायु में यह दर 100 मीटर पर, यानी असंतृप्त या शुष्क वायु में यह दर 100 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1000 मीटर पर 10 डिग्री होती है, या ये हम कहें कि 1000 मीटर पर 10 डिग्री सेल्सियस है, वो होती है टेम्परेचर लैप्स रेट। ठीक है, इसे शुष्क रुदोषम दर कहते हैं। ऊपर उठती हुई संतृप्त वायु में तापमान गिरने की दर इसलिए कम होती है क्योंकि इस वायु को गर्म और ठंडा करने की दो प्रक्रियाएं साथ साथ काम कर रही होती हैं। कि संतृप्त वायु में तापमान गिरने की दर है वो इसलिए कम होती है क्योंकि तापमान गिरने की दर इसलिए कम होती है क्योंकि दो प्रक्रियाएं हैं वो साथ साथ काम कर रही होती हैं, वायु को गर्म और ठंडा करने की है। ये दो प्रक्रियाएं हैं, वायु के गर्म और ठंडा करने की प्रक्रियाएं होती हैं, इसलिए वायु में तापमान संतृप्त वायु में तापमान गिरने की जो दर है वो कम होती है। पहली यह कि संतृप्त वायु विस्तार के कारण लगातार ठंडी हो रही होती है, और दूसरी यह कि संघनन द्वारा मुक्त हुई गुप्त उष्मा वायु को गर्म कर रही होती है। कि पहली तो यह कि संतृप्त वायु विस्तार के कारण, कि संतृप्त जो वायु होती है वो विस्तार के कारण फैल के कारण ठंडी हो रही होती है, और दूसरी जो लेटेंट हीट होती है वो गुप्त उष्मा होती है, वायु को दोबारा से गर्म है वो कर रही होती है। इस प्रकार संतृप्त वायु में ऊपर उठने के कारण जो तापमान गिरने की जो दर होती है वो कम होती है।